हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपनी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द जियोग्राफी चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम क्या है, वाटर रिसोर्सेस। इस वाटर रिसोर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा और उसके बाद क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। क्लास 6 में ओशियन के बारे में पढ़ाया गया होगा, क्लास 8 में वाटर कंपोजिशन की चर्चा की गई होगी, वाटर की इंपॉर्टेंस की चर्चा की गई है। और इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते हो, इंपॉर्टेंस तो कम से कम आप लोगों को याद होगा। वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्यास लगी है तो भाई पानी पीना है, खाना बनाने जाना है तो भाई पानी चाहिए, पानी के बिना खाना बन सकता है क्या? अगर नहाना है तो फिर पानी चाहिए। तमाम तरह के जो घरेलू कार्य हैं वहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया जाता है वाटर के रिगार्डिंग, और वो स्टेटमेंट क्या है? जल ही जीवन है। वो स्टेटमेंट क्या है? जल ही जीवन है। जीवन की जो कल्पना है वो जल के बिना, पानी के बिना नहीं किया जा सकता है। अगर इस अर्थ पर जीवन है तो इसलिए है क्योंकि इस अर्थ पर पानी है। आप देखो, पूरे हमारे सौर मंडल में 8 प्लेनेट है। इन 8 प्लेनेट में मात्र एक प्लेनेट जिस पर पानी है, और वो प्लेनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है। और यही कारण है कि 8 प्लेनेट में सिर्फ एक प्लेनेट पर ही जीवन संभव है क्योंकि पानी यहीं पर है। अगर मार्स पर पानी होता तो मैं भी वहाँ भी लाइफ पॉसिबल होता, जुपिटर पर पानी होता तो मैं भी वहाँ भी लाइफ पॉसिबल होता। ओके, तो ये सब चीज़ तो आप लोग जानते हो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जिन बेसिक चीज़ों को आप पहले से जानते हो, हम लोग यहाँ पर बेसिक अप्रोच के साथ इस चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो हमारा अप्रोच होगा थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। मेनली इस पूरे चैप्टर में वाटर स्कार्सिटी पर फोकस किया गया है। पानी की जो समस्या बन रही है हमारे देश में उस पर फोकस किया गया है, और उस पानी की समस्या को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, उसकी समाधान क्या है, उन समाधान पर भी चर्चा किया गया है इस पूरे चैप्टर में। ओके, फिर भी हम लोग ओवरऑल जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। जस्ट व्हाट टू डिस्कस इन दिस होल चैप्टर। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्टली थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि वाटर कंपोजिशन क्या है। लाइक यू नो डैट, जैसे कि आपको पहले से भी पता है कि 71% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज कवर विथ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग वाटर कंपोजिशन को जानेंगे, और वहीं पर बोला गया कि इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में आप ये देखोगे कि कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या हो रही है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे, और वाटर स्कार्सिटी को डिफाइन करने के बाद हमारे देश में पार्टिकुलरली इन इंडिया वाटर स्कार्सिटी का रीजन क्या है, कारण क्या है, उन कारणों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कारण में आप क्या देखोगे? लार्ज पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इन दो रीजन की चर्चा की गई है। इन दो रीजन की चर्चा की गई है कि ये दो मेन रीजन हैं हमारे देश में पानी की समस्या के लिए, वाटर स्कार्सिटी के लिए। ओके, अब चूंकि वाटर स्कार्सिटी है, पानी की समस्या है, तो भाई जरूरत है कि उस वाटर को क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। अगर वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, पानी की किल्लत हो रहा है, पानी की समस्या हो रहा है, तो भाई बचाना भी तो हमारा काम है। नहीं बचाएंगे तो मालूम पड़ा कि पानी पूरा खत्म हो गया और मानव भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वाटर स्कार्सिटी है तो वाटर को कंजर्व करना भी जरूरी है। रीजन दिए गए हैं आपके बुक में, हालांकि रीजन आप जानते हो, पहले से आप जानते हो कि वाटर को बचाना क्यों जरूरी है। यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए कि वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्या क्या वेज, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की
यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चर्चा की गई है कि जो बारिश में जो पानी क्लाउड से जो नीचे आता है, जो क्लाउड जो ऊपर बना हुआ रहता है, जो बादल ऊपर बना हुआ रहता है, झमझम करते हुए जब नीचे आता है तो वो एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। उस पानी को हम लोग बचा सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई जो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है, ओके, डील करना है, समझना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का। अब हम लोग चलते हैं इन सारे टॉपिक को एक कर कर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो चैप्टर में दिए गए हैं टॉपिक, उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए चैप्टर 3 हो गया, दैट इज वाटर रिसोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया कि वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स विच इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। पानी क्या है? पानी एक बहुमूल्य संसाधन है, रिसोर्स है, जो जीवन जीने के लिए बेहद ज़्यादा क्या है, जरूरी है, जिसको इंट्रो पार्ट में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर बट फ्रेश वाटर कंस्टिट्यूट अ स्मॉल प्रोपोर्शन। बोला गया कि अर्थ का जो सरफेस है, टोटल सरफेस का जो 71% जो सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है, पानी से कवर है। मतलब टोटल जो अर्थ का एरिया है ना, उस टोटल अर्थ का एरिया का 71% एरिया तो पानी से कवर है। सिर्फ 29% एरिया में ही आपको लैंड देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो आपको दिखेगा कि पानी बहुत ज़्यादा है। भाई 71% एरिया अगर कवर है पानी से, तो पानी बहुत ज़्यादा है। 5 ओशन है, ओशन में पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर की बात कर लिया जाए तो फ्रेश वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। नो डाउट पानी हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर, प्योर वाटर बहुत कम है। टोटल वाटर वॉल्यूम का 97.5% जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है। ये सॉल्टी वाटर आपको ओशियन में देखने को मिल जाता है, सीज समुद्र में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही जो वाटर है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो कैसा है? फ्रेश वाटर है, या यूँ कह ले प्योर वाटर है। दैट इज द प्योर वाटर, सिर्फ 2.5%। और इस फ्रेश वाटर को हम लोग प्राप्त कहाँ से करते हैं? ये फ्रेश वाटर हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो वैसे पानी जो सरफेस पर रन कर रहा है, सरफेस पर कौन सा पानी रन करता है? तो भाई रिवर में जो पानी है वो सरफेस पर ही रन करते हैं। अगर बारिश हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है, तो वो भी पानी कहाँ पर रन करेगा? सरफेस पर भी रन करेगा। ये सब फ्रेश वाटर है। इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर भी क्या है? फ्रेश वाटर ही है। गड्ढा खोद दीजिए, घर के बगल में गड्ढा खोद दीजिए, गड्ढा खोद मत दीजिएगा, माने गड्ढा खोदकर पानी को निकालिए और ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, और वो फ्रेश वाटर है। वो पानी सीपिंग करते हुए, रिसते हुए जो बारिश होती है और ज़मीन पर जो पानी रहता है वो धीरे 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 कई महीनों में अंदर जाकर जमा हो जाता है। उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, और एक फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर को हम लोग इन दो सोर्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जा रहे हैं भाई। चलो, अब यहाँ पर बोला गया कि ये जो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर खुद को रिन्यूड कर लेता है, रिचार्ज कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको आप वाटर साइकिल के नाम से जनरली जरूर जानते होंगे। ये जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर खुद को क्या करता है? रिन्यूड कर लेता है, खुद को नया बना लेता है।
कैसे नया बनाता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? तो फर्स्ट प्रोसेस इवापोरेशन है। सन्स रेज, सन यहाँ है और सूर्य की जो किरणें हैं वो ओशियन पर फॉल हो रहा है, सी पर फॉल हो रहा है, और फॉल होने के बाद जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर का जो अपर पोर्शन है, अपर पार्ट है, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, और वाटर वेपर के फॉर्म में आकर इवापोरेट करेगा। इस प्रोसेस को ही हम लोग इवापोरेशन करते हैं। ऐसे ऐसे इवापोरेट होते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पर जो एक जो ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि 165 मीटर आप ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर फिर से कम होगा। तो फिर वो जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएगा। और ये यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर वाटर वेपर फिर से लिक्विड के फॉर्म में चल गया है, और लिक्विड के फॉर्म में जाकर क्लाउड बना लिया है, बादल बना लिया है, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और अब ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, और मूव करने के बाद ये रेनफॉल के रूप में, बारिश के रूप में ग्राउंड पर फिर से नीचे फॉल कर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और फिर से सरफेस पर आ गया, और सरफेस पर आने के बाद रन करते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए फिर से पानी नदियों के थ्रू, लेक के थ्रू कहाँ पर आ जाएंगे? ओशियन में आ जाएंगे। और इस तरह से वाटर क्या होते रहेगा? साइकिल होते रहेगा, फ्रेश वाटर साइकिल होते रहेगा। तो फ्रेश वाटर खुद को क्या कर लेता है? साइकिल कर लेता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि फ्रेश वाटर साइकिल हो जाता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि फ्रेश वाटर आगे आने वाले समय में सबको मिलते रहेगा, बशर्ते कि फ्रेश वाटर को मैनेज और जो उसका यूज है वो हम लोगों को बेहतर वे से करना होगा। अगर मिसमैनेजमेंट करेंगे तब समस्याएं हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही बात बोला गया है कि ये हम लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि 71% जो वर्ल्ड का एरिया है वो वाटर से कवर है, और इसके साथ साथ वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वही मतलब खुद को जो रिन्यूड कर रहा है, इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोला गया। इसके साथ साथ माने ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है, फिर भी आप क्या देख रहे हो कि वर्ल्ड में कुछ रीजन ऐसे हैं, वर्ल्ड में कुछ देश ऐसे हैं जिन देशों को क्या सामना करना पड़ रहा है? वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत किसी देश में मतलब बना हुआ है, समस्या बना हुआ है, पानी की कमी हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। नहीं तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बोला गया कि ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि 2025 तक, तो अभी तो 2025 तक तो चल ही रहा है। ये बुक थोड़ा पहले पब्लिश किया गया, इसमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था लाइक 15 साल पहले कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन जो पॉपुलेशन होगा, 2 अरब जो पॉपुलेशन होगा पूरे वर्ल्ड का, वो वाटर स्कार्सिटी की समस्या का सामना करेगा। ठीक है, अभी उसी के आसपास हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो वाटर स्कार्सिटी का फेस कर भी रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही था। अब चलो भाई, वाटर स्कार्सिटी क्या है? आखिर वाटर स्कार्सिटी है तो क्या है? वाटर क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, वो तो हम लोगों ने जान लिया। अब वाटर स्कार्सिटी क्या है उसको भी हम लोग जान लेते हैं।
शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। जो डिमांड है देखिए, इन लोगों का डिमांड है, इन लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, इन लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। तो जो पानी का डिमांड है, डिमांड के बेसिस पर, माने डिमांड के अनुसार अगर पानी नहीं है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। एक जो डिमांड बना हुआ है ना सोसाइटी में कि पानी चाहिए भाई, माने डोमेस्टिक यूज के लिए पानी चाहिए, अगर वो पानी उनको नहीं मिल रहा है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर स्कार्सिटी कहेंगे। When we speak of water shortage or scarcity, we immediately associate a region with low rainfall or drought prone। जब हम लोग कहते हैं कि कहीं पर वाटर शॉर्टेज है या वाटर स्कार्सिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक रीजन को, एक क्षेत्र को किससे जोड़कर देख रहे हैं, तो हम लोग उस क्षेत्र को लो रेनफॉल के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश कम हो रहा है, या तो वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अमूमन सूखा पड़ रहा है। जब हम लोग कहते हैं ना कि देखिए भाई यहाँ पर वाटर शॉर्टेज है किसी रीजन को, जैसे राजस्थान वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, वाटर शॉर्टेज है, तो अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो उस रीजन को हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ कर देख रहे हैं कि वहाँ पर जो बारिश है वो बारिश क्या है, कम हो रहा है, या तो वहाँ पर अमूमन सूखा पड़ रहा है। ठीक है, राजस्थान वाला जो रीजन है वाटर स्कार्सिटी का, वो रीजन लो रेनफॉल है, बारिश कम होने के कारण वहाँ पर पानी की किल्लत है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट भी दिया गया कि राजस्थान के डेजर्ट वाले रीजन में आप क्या देखते हो कि जो महिलाएं हैं मटका के साथ, मटका लेते हुए लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस डेजर्ट में जो पानी का जो सोर्स होता है कहीं कहीं पर होता है, बहुत दूर कहीं पर पानी का सोर्स है, सभी जगह पर पानी का सोर्स नहीं है, लेकिन घर जो है उनका दूर है, तो दूर से जो महिलाएं हैं वो मटका लेकर जैसे टपक टपक कर कर जाती हैं, वहाँ से पानी को भरती हैं और अपने घर आती हैं। तो राजस्थान में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी का रीजन क्या है, लो रेनफॉल है, बारिश का कम होना है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप क्या देखोगे, यहाँ पर तो लो रेनफॉल है, लेकिन और जगहों पर जो पानी की समस्याएं हैं, वाटर स्कार्सिटी है, वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी का रीजन क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पानी का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोग, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर एमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर रीजन में, ज़्यादातर क्षेत्र में जो पानी की समस्याएं बना हुआ है, वो पानी की समस्या इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो पानी का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में 4 बार नहा रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है जिसको हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसका समर में जो रूटीन है, समर में रूटीन ये है कि वो समर में 2 बार नहाती है, मॉर्निंग में भी जो है वो बात लेती है और इवनिंग में भी बात लेती है। हम बोले भी कि जस्ट भाई पानी को बचाइए, आप एक पढ़ी लिखी जो है स्टूडेंट है, सो जस्ट ट्राई कि मतलब एक बार ही बात लें। जैसे इवनिंग में हम पढ़ाने गए थे तो जैसे उनका बाल भीगा हुआ था तो ऐसे में पूछ दिया हम, तो उसी में बात निकला, तो बोली कि हाँ सर हम 2 बार बात लेते हैं। बोले 2 बार बात लेती हैं? हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करिए आप। पर क्या करिएगा, अपना अपना सोच है, अमीर लोग होते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। ओके, तो ये सब तो चीज़ें हो गई, ये हो गया वाटर स्कार्सिटी, और वाटर स्कार्सिटी के पीछे का जो रीज़न है मोस्ट केसेस में यहाँ पर डिस्कस किया गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि भारत में, इंडिया में वाटर स्कार्सिटी के क्या कारण हैं। तो इंडिया में अगर बात कर लिया जाए तो वाटर स्कार्सिटी का लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, फर्स्ट रीजन क्या है, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। सेकेंड रीजन क्या है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन।
बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना और अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कारण भी पानी की समस्याएं क्रिएट हो रही है हमारे देश में, इंडिया में। चलो भाई, अब ये दोनों को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या बोला गया कि एक जो लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन को ज़्यादा पानी चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए। जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जो उसका डोमेस्टिक यूज है, जैसे पानी पीना हो गया, खाना बनाना हो गया, नहाना हो गया, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये सब काम भी ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो जो खाना खाते हैं, वो जो खाना खाते हैं उस खाना को, उस फूड ग्रेन को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। इरिगेशन करिएगा ना, सिंचाई करिएगा ना, तो सिंचाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। देखिए, हाई फूड कंजप्शन बढ़ गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया। पहले जनसंख्या कम था तो खाना लोग कम खाते थे, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो फूड का कंजप्शन बढ़ चुका है, तो वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। किसके लिए? इरिगेशन को एक्सपेंड करने के लिए। अब खेती ज़्यादा हो रहा है, खेती ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा पानी का यूज किया जा रहा है सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। ओके, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा पानी का यूज कहाँ पर होता है? तो खेतों को सिंचाई करने के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जो फसल ग्रो किए जा रहे हैं उस फसल को सिंचाई किया जाए, इरिगेट किया जाए। बताइए, तो लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन किस तरह से वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेरे ख्याल से क्लियर है। पहला तो कारण इसमें ये दीजिएगा कि जो उसका डोमेस्टिक यूज है, लार्ज पॉपुलेशन है तो डोमेस्टिक यूज में पानी का यूज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेकंड, जो फूड कंजप्शन बढ़ा है तो उस फूड को ग्रो करने के लिए भी अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जरूरत होगी। ओके, ठीक है। सेकेंड जो रीजन है हमारे देश में वाटर स्कार्सिटी का, सेकेंड रीजन ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, माने जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद आप क्या देखते हो कि भारत में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इसके साथ साथ अर्बन एरिया भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और ये दो जो एक्टिविटी है, ये दो एक्टिविटी वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जो कई सारे इंडस्ट्री हमारे देश में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री क्या कर रहा है? और फ्रेश वाटर जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उस पर प्रेशर को बढ़ा रहा है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट को बनाने के लिए पानी का यूज होगा, उस प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए पानी का यूज होगा, मशीन को ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्री रहेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन होगा, उन सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पानी का यूज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल वाटर स्कार्सिटी के लिए? मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़ोगे तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर, अर्बन एरिया बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, और शहरी क्षेत्र जो है, और शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। देख लीजिए पटना है, पटना में जो लोग हैं बहुत डेंस, माने यहाँ का पॉपुलेशन बहुत डेंस है। जो घर है बिल्कुल पास पास है, एक जो घर है 3 तल्ला है, 4 तल्ला है, 5 तल्ला है, रेंट पर लगे हुए हैं सारे फ्लैट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? डेंस है। और जो अर्बन अब डेंस है तो फिर वाटर का यूज फिर से यहाँ डोमेस्टिक पर्पज से ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ अर्बन लाइफ स्टाइल, लोगों का, शहर में जो लोग होते हैं उनका अर्बन लाइफ स्टाइल होता है भाई, दिन भर में 4 बार मुंह पर पानी मारेंगे, 2 बार स्नान करेंगे, तो ये क्या है? ये अर्बन लाइफ स्टाइल है। और अगर पानी का यूज ज़्यादा करिएगा, फेस वॉश करिएगा, नहाइएगा ज़्यादा, तो पानी का यूज ज़्यादा होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो फिर क्या होगा? वाटर रिसोर्स की समस्याएं तो क्रिएट होगा ही, वाटर स्कार्सिटी की समस्याएं तो क्रिएट होगी, पानी की कमी तो होगी ही। हाउसिंग सोसाइटी बोला गया कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी सिटी में होते हैं उनका अपना खुद का जस्ट ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम को लगाए हुए रहते हैं अपने नीड को जो मतलब पूरा करने के लिए। सब घर में तो ग्राउंड वाटर रहता ही है, ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम रहता है,
पंप लगाए हुए रहते हैं, हम जस्ट मोटर ऑन किए, पानी जो है वो ऊपर जाकर टंकी में भर गया, जो है पानी फिर यूज कर रहे हैं, सब घरों में रहता ही है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि वाटर रिसोर्स को जो है ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, और सेवरल सिटी में वाटर फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिप्लेट होंगे। डिप्लेट का मतलब ख़त्म होना होता है, धीरे धीरे वो डिप्लेट हो जाएगा। ठीक है, 2 रीजन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन कैसे वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर देखिए, ये लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन को यहाँ पर शो किया गया है, एंड दिस पिक्चर जस्ट शोज द हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आवर कंट्री। चलो, यहाँ पर बोला गया कि सो फार अब तक हम लोगों ने फोकस किया है क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी के क्वांटिटी एस्पेक्ट को, कि किस क्वांटिटी में पानी कहाँ पर अवेलेबल है। अब हम लोग चलते हैं और वाटर स्कार्सिटी के क्वालिटी एस्पेक्ट को देख लेते हैं। क्वांटिटी एस्पेक्ट क्या है, क्वालिटी एस्पेक्ट क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटी एस्पेक्ट कहने का मतलब यह है कि पानी वहाँ पर कितना अवेलेबल है। क्वालिटी एस्पेक्ट कहने का मतलब यह है कि जो पानी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो पानी शुद्ध है, मतलब फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी है, या नाला का पानी है। मान लीजिए कि कहीं पर पानी है, नाला का पानी है, तो फिर पानी होते हुए भी लोग यूज नहीं कर पाएंगे। यही बात यहाँ बोला गया कि हम लोग एक दूसरे सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जहाँ पर पानी तो सफिशिएंट है, पानी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी वो जो एरिया है वो एरिया वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहा है, झेल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर जो वाटर स्कार्सिटी है, पानी की जो समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो पानी है उस पानी की क्वालिटी बैड है, पानी की क्वालिटी खराब है। नाला वाला पानी है, क्या नाला वाला पानी है, या जो ड्रेनेज सिस्टम से जो रिलीज़ किया जा रहा है वो सब पानी है, या नदियों में जो पानी आ रहा है वो भी पानी क्या है, दूषित है। तो पानी होते हुए भी एक एरिया वाटर स्कार्सिटी को फेस कर सकता है अगर उस पानी की क्वालिटी क्या हो, खराब हो। ये पानी की क्वालिटी खराब क्यों हो सकता है, तो डोमेस्टिक वेस्ट के कारण पॉल्यूट हो जाएगा। घर का पानी छोड़ दे रहे हैं नदी में तो उसके कारण पॉल्यूट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ये पानी पॉल्यूट हो सकता है। केमिकल को अगर छोड़ दे रहे हैं, कई सारे केमिकल्स को आप जस्ट उस रिवर में आप जस्ट रिलीज कर दे रहे हैं, उसके कारण पानी की क्वालिटी ख़राब हो सकता है। पेस्टिसाइड हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या करेगा, वाटर को हार्मफुल बना देगा, जो मानव के लिए पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ये हो गया क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। इससे पहले क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी था, एंड दिस इज द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है ना, मेरे बच्चों क्लियर है ना। ठीक है, स्कूल में हम ऐसे ही बोलते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं, मेरे बच्चों कैसे हो मेरे बच्चों। अब देखिए भाई, पानी की समस्या है तो समाधान भी करना पड़ेगा भाई। समस्या भी हम लोग देखिए, मतलब क्या मतलब ह्यूमन मेंटालिटी है, पहले समस्या हम लोग खुद बनाते हैं और फिर उस समस्या का समाधान भी हम लोग खुद ही खोजते हैं। पहले वाटर स्कार्सिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पानी का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, दूषित कर दे रहे हैं, और फिर उस पानी को बचाने के लिए समाधान खोज रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नीड तो है। देखिए, ज़रूरत तो आपको भी पता है कि पानी को बचाना ये हमारी ज़रूरत है। अगर पानी को, शुद्ध पानी को, फ्रेश वाटर को नहीं बचाते हैं तो हम लोग अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे, मानव खुद को भी नहीं बचा पाएगा, मानव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ रीजन दिए गए हैं बुक में, यहाँ पर ए रीजन दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो बुक वाला रीजन को पहले लिखिएगा, उसके बाद जो आपका अपना खुद का जो अप्रोच है उस अप्रोच को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है भाई, टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। जो कई सारे जो बीमारियां हो रही है, हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए, खुद को सेफ करने के लिए, खुद को
रक्षा प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को पानी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर के कारण कई सारे हम लोगों की बीमारियां हो सकती है। कई तरह के पानी से होने वाली बीमारियां हैं जो हम लोगों को हो सकती है। इसलिए पानी को हम लोगों को शुद्ध रूप में बचाना है। पानी को शुद्ध रूप में बचाना है, सिर्फ पानी को नहीं बचाना। नाला वाला पानी को मत बचा लेना, भाई नाला वाला पानी है और नाली से पानी निकाल निकाल के घर पर जमा कर रहे हो, नहीं पानी बचा रहे, नहीं, शुद्ध पानी को बचाना। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, भाई पानी रहेगा तभी तो एग्रीकल्चर होगा, तभी तो खेती होगी। तो फूड को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सफिशिएंट वाटर की जरूरत होगी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो फिर पानी को बचाना होगा। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, टू प्रिवेंट होगा, यहाँ प्रिवेंशन नहीं प्रिवेंट होगा, टू लगा हुआ तो, अदरवाइज टू नहीं लगेगा तो प्रिवेंशन होगा। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमारा प्राकृतिक इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसको बचाने के लिए, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, मिसमैनेजमेंट करोगे तो इसके कारण क्या होगा, जो दूसरे रिसोर्स हैं और जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पेड़ भी जो है अच्छे नहीं उगेंगे, क्योंकि पॉल्यूटेड पानी उसके पास जाएगा तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। दूसरे जो जीव जंतु हैं, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो भी जो है गंदे पानी को पीकर नहीं रह सकते हैं। तो जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, उस नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए हम लोगों को शुद्ध पानी को कंजर्व करना होगा, सेव करना होगा। सेव वाटर, ओके, यू हैव टू सेव वाटर। मेरे ख्याल से हम लोग पार्ट 1 को कवर अप कर चुके हैं, ठीक है, या वी हैव जस्ट कवर अप द पार्ट 1। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को शेयर नहीं किए हो, तो ये सब करना मत भूलिएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 की ओर मूव करते हैं। और इस पार्ट 2 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, ये रहा टॉपिक। दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डिस्कस इन द पार्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे पानी को बचाने के लिए, पानी को मैनेज करने के लिए। उसका नाम आपके बुक में दिया हुआ है, उन नामों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। बस नाम की ही चर्चा करेंगे, डिटेलिंग नहीं करना है। उसके बाद जो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग डैम्स बोलते हैं, बांध बोलते हैं। और इस डैम्स को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम कौन सा है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी डैम्स को बोला जाता है, बांध को बोला जाता है। और शुरुआती दौर में जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए थे उसका उद्देश्य बहुत एक्सटेंसिव था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में उन उद्देश्यों पर वो खरा नहीं उतरता है। कहने का मतलब ये है कि इस मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट में कुछ लिमिटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कमियां भी देखने को मिल जाएगा। और उन कमियों के कारण कुछ सोशल ग्रुप ऐसे हैं जो क्या किए हैं, इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध आंदोलन चलाए हैं। और उन आंदोलनों की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। 2 आंदोलन की चर्चा की गई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम मूवमेंट हो गया। 2 मूवमेंट की चर्चा की गई है। तो ये रहा टॉपिक जो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ओके, समझने वाले हैं। तब तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, शेयर नहीं किए हो भाई तो मित्रों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो माय डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलो अब हम लोग यहां से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या है टॉपिक भाई, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले तो फर्स्ट टॉपिक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था, तो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ना, तो इसी में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट तो अभी इससे पहले देखे तो सेकंड टॉपिक था ना, तो
जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहले यहाँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की ही चर्चा की गई है, फिर डैम्स की चर्चा की गई है और फिर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की चर्चा की गई, फिर उसमें लिमिटेशन क्या क्या है और फिर क्या क्या आंदोलन हुए उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? क्या तरीका है, क्या तरीका है पानी को बचाने का, पानी को मैनेज करने का? फर्स्ट पार्ट के लास्ट में पानी को क्यों बचाना है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे, लेकिन पानी को कैसे बचाना है उसकी चर्चा वहाँ पर नहीं हुई थी। क्यों बचाना है तो ठीक है, लेकिन कैसे बचाना है वो भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो मालूम है कि आपको पता है कि पानी तो बचाना है, लेकिन कैसे बचाना है पता ही नहीं, तो फिर पानी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको यहाँ पर जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बोला गया कि जो आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्री में कई सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, शो करता है, दिखाता है कि एंशियंट टाइम से प्राचीन समय से हम लोगों ने सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स हो गए, लेक्स हो गए, इम्बैंकमेंट्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सब को बना रहे थे अलग अलग पर्पस से। माने ऐसा नहीं है कि पानी बचाने को लेकर जो जागरूकता है अभी के समय में मॉडर्न टाइम पीरियड में हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में भी कई सारे जो लोग थे वो वाटर को मैनेज कर रहे थे, वाटर को सेव कर रहे थे, बचा रहे थे, और उसका रिकॉर्ड हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री के थ्रू मिलता है। ठीक है, और वो बयां करता है कि डैम्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट और कैनाल्स बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर नाम दिए गए हैं। बोला कि चलो भाई सिर्फ ये लाइन बोल देते कि भाई वो मिला है, तब आपको शायद विश्वास नहीं होता, शायद हमें भी विश्वास नहीं होता। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि चलो भाई देखो ये नाम है, इस नाम को देखो कि देखो ये सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में बनाया गया था, देख लो नाम। चलो देख लेते हैं नाम। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में अगर आप जाते हो, चल जाओ फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, जल्दी जल्दी निकल जाओ। वहाँ जाने के बाद समय में पहले पीछे जाना, समय में पीछे जाने के बाद फिर जगह खोजना। जगह का नाम क्या है? श्रीरंगवेरापुरा। श्रीरंगवेरापुरा ये कहाँ पर है? तो बिल्कुल इलाहाबाद के पास है। तो पहले इलाहाबाद चल जाना, वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना कि श्रीरंगवेरापुरा कहाँ पर है। ठीक है, और वहाँ पर जाओगे तो आपको फर्स्ट सेंचुरी में जाना है, ठीक है ना, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जाना है। जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पानी को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और उसको अलग अलग पर्पस से यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखो याद रखो ये फिगर है, जाना तो इस फिगर को मैच कर लेना। वहाँ पर समय में अगर पीछे जाओगे तो इस फिगर को याद रखना, मैच कर लेना कि ये फिगर है या नहीं है। अगर ये मिल गया तो समझ लेना कि तुम श्रीरंगवेरापुरा में ही गए हो और तुमको वो सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिल गया। ठीक है, ये एंशिएंट एक्सकवेटेड साइट है जो श्रीरंगवेरापुरा में मिला है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। सेकेंड की अगर बात कर लिया जाए तो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, माने फर्स्ट सेंचुरी बीसी से और पहले अगर जाओगे और समय में पीछे जाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जाओगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्लास 6 के हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखिए क्या क्या बनाए गए हैं भाई। डैम्स बनाए गए हैं, बांध बनाया गया है, लेक्स, झीलें बनाई गई है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम को जो है से कि वहाँ पर डेवलप किया गया है। इलाहाबाद में तो एक ही आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम माने एकदम
फुल्ली डेवलप जो है से कि आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो उस समय, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में बहुत बड़ा एम्पायर उनका था, एक बहुत बड़े एरिया पर वो रूल कर रहे थे। सो एग्रीकल्चर वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए उन्होंने कई सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को बनवाया था, बिल्ड कराया था, ताकि लोग अच्छे से खेती कर सके और लोग अच्छे से रह सके। ओके, उसके बाद जो एविडेंस है सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क का, इरिगेशन वर्क बोला गया, सिंचाई के लिए कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो बनाया गया उसका एविडेंस आपको कहाँ पर मिलेगा? कलिंगा में मिलेगा। जो कलिंगा कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके साथ साथ नागार्जुना कोंडा में मिल जाएगा। जो नागार्जुना कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बेन्नूर में मिल जाएगा जो कर्नाटका में है। कोल्हापुर में मिल जाएगा जो महाराष्ट्र में है। इन सारे जगहों पर इरिगेशन को करने के लिए, सिंचाई को करने के लिए कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे। उसका एविडेंस हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एविडेंस समझते हैं ना कि मान लीजिए कि किसी जगह पर गए तो एक स्ट्रक्चर मिला, तो उस जब स्ट्रक्चर को जांच पड़ताल किया गया और उसका डेट निकाला गया तो मालूम पड़ रहा है कि मतलब इतने समय पहले इस स्ट्रक्चर को वहाँ पर बनाया गया था। फिर जो शेप है, शेप के बेसिस पर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियन होते हैं वो जस्ट ट्राई टू नो डैट कि ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया गया था वो किस पर्पस से बनाया गया था। और फिर इस तरह से मतलब चीज़ें जब क्लियर हो जाती है तो फिर उसको माने बुक में लिख दिया जाता है कि देखिए भाई ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाता है, या मतलब हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था इस उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो कई सारे एविडेंस यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद चलिए आइए 11वीं सेंचुरी में आइए। तो 11वीं सेंचुरी में देखिए भोपाल लेक, ये है भोपाल लेक का इमेज। 11वीं सेंचुरी में तो बहुत बात हो गया। 11वीं सेंचुरी एडी में अगर आते हो तो भोपाल लेक आपको देखने को मिलेगा। भोपाल लेक भोपाल में ही देखने को मिलेगा, जो कि उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था। मानव के द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा झील था अपने समय का, जो भोपाल वाले रीजन में बनाया गया था, और इस लेक का नाम क्या है? भोपाल लेक है। तो ये रहा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो एंशिएंट टाइम पीरियड में बनाए गए थे टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर। तो ये तो हो गया एंशिएंट टाइम पीरियड का बात। अब मॉडर्न टाइम पीरियड को देख लेते हैं भाई। अब हम लोग तो ठीक है एंशिएंट टाइम पीरियड में थे, अभी एंशिएंट में थोड़े रह रहे हैं। ठीक है, नाम हम देख लिए। अभी के समय में कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है? वाटर को मैनेज करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए। ठीक है, देखो डैम्स आर ट्रेडिशनली built to store river and rainwater that could be used later to irrigate agricultural field। जो डैम्स है, जो बांध आपको यहाँ दिख रहा है, इस बांध को ट्रेडिशनली मतलब लंबे समय से हम लोग इसको बना रहे थे ताकि रिवर वाटर, नदी का जो पानी है उस पानी को क्या कर सके, यहाँ पर स्टोर कर सके, या रेन वाटर जो बारिश की पानी है, बारिश के पानी को यहाँ पर क्या कर सके, स्टोर कर सके। और स्टोर करने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग खेती करते हैं इधर में, तो खेती करने के लिए पानी की जो ज़रूरत होगी, इस पानी की ज़रूरत यहाँ से हम लोग पूरा करेंगे। तो ट्रेडिशनली हम लोग इसी उद्देश्य से बांध को बनाया करते थे, डैम्स को बनाते थे। लेकिन आज के समय में जो डैम्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के पर्पस से नहीं बनाया जाता है। पहले सिर्फ सिंचाई के पर्पस से बनाया जाता था, इरिगेशन के पर्पस से बनाया जाता था। लेकिन आज के समय में जो डैम्स बांध बनाए जाते हैं वो सिर्फ इरिगेशन के पर्पस से नहीं बनाया जाता है, बल्कि हम लोग डैम्स बनाते हैं तो उस डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, बिजली का भी उत्पादन होता है वहाँ पर। हाइड्रो पावर का नाम सुने हो ना, ये पढ़ना हम लोगों को। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में हाइड्रो पावर की चर्चा की गई है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं।
इसके साथ साथ उस वाटर को सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज से, माने कि घरेलू काम है तो उसके लिए भी उस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। अगर इंडस्ट्री में भी ज़रूरत है तो इंडस्ट्री में भी उस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। फ्लड कंट्रोल, इसके साथ साथ हम लोग बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं कि बारिश ज़्यादा हुआ तो पानी को यहीं पर कंजर्व कर लेंगे, मतलब रोक लेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, तो आगे आने वाले हिस्सों में जो है से कि बाढ़ नहीं आएगा। तो हम लोग इससे बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं, फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। कुछ लोग जो हैं मतलब पूरा प्लान करते हैं कि चलो भाई इस बांध को हम लोग देखने चलते हैं, तो मनोरंजन का साइट भी बना हुआ है, एक रिक्रिएशन साइट भी बना हुआ है। हालांकि बांध कुछ वीडियो हम देख रहे थे कि कुछ वीडियो आए थे, उसमें एक परिवार गया हुआ था और वो परिवार पानी बहुत ज़्यादा जब अचानक से बढ़ गया था तो पूरा परिवार ही जो है से कि पानी में बहकर चला गया था। तो बांध देखने मत जाइएगा कभी भी। हालांकि रिक्रिएशन साइट बना हुआ है। इसके साथ साथ इनलैंड नेविगेशन भी किया जाता है। यहाँ पर नाव जहाज मतलब रख कर लोग जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाव का यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। फिश ब्रीडिंग, मछलियों का पालन भी किया जाता है। तो आज के समय में जो डैम्स बनाया जाता है, डैम्स का जो पर्पस है वो पर्पस एक नहीं है, बल्कि वो पर्पस क्या है, मल्टी हो गया है। इसलिए डैम्स को आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? जो पहले डैम्स था उसी डैम्स को अब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, क्योंकि आज के समय में जो डैम्स बन रहा है वो एक पर्पस से नहीं बन रहा है, बल्कि मल्टीपर्पस से बन रहा है। इसलिए इसको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोला गया है। देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। भाखड़ा नांगाल प्रोजेक्ट जो सतलज ब्यास रिवर पर बना है। हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट जो किस पर बना है, महानदी रिवर पर बना है। ऐसे बहुत सारे डैम है। डैम तो आप लोगों का मैपवर्क में भी है। 8 डैम जो है मैपवर्क का पार्ट है, जो सीबीएसई के द्वारा जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैपवर्क करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। यहाँ पर 2 जो है से कि डैम्स का नाम हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। भाखड़ा नांगाल प्रोजेक्ट हो गया जो सतलज ब्यास रिवर पर बना है, और हीराकुंड जो महानदी रिवर पर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आर लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। डैम्स जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के भी नाम से जाना जाता है, वो इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किया गया। जैसे हम लोगों को आज़ादी मिली तो हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो अपना उद्देश्य जाहिर करते हैं कि देखिए भाई, हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने होंगे, बांध बनाने होंगे। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू प्राउडली इस बात को प्रोक्लेम करते हैं, उद्घोषणा करते हैं कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो डैम्स हैं, जो बांध हैं, वो मॉडर्न इंडिया का क्या है, टेम्पल है, मंदिर है। मतलब प्राचीन समय में जैसे सारी गतिविधियां मंदिर के ही आसपास होते थे, मंदिर पर ही निर्भर होता था, ठीक वैसे ही अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए डैम्स का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आज भी जो हमारा बहुत सारी जो स्थितियां है वो किस पर निर्भर है, डैम्स पर निर्भर है। इसलिए डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया। ठीक है ना। रीजन भी यहाँ हालांकि दिए गए हैं कि फ्लड को कंट्रोल करता है, इरिगेशन के लिए यूजफुल है, पावर जनरेशन हो रहा है भाई, फिश ब्रीडिंग हो रहा है। इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाएगा और विलेज इकोनॉमिक भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, अर्बन इकोनॉमी भी जो है कि ग्रोथ होगा। तो ये रीजन है, रीजन बता ही दिए। ये रीजन है जिस रीजन के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू डैम्स को प्रोक्लेम कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो हमारा डैम्स है मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है, मंदिर है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु सेड, तो इसका भी आंसर आना चाहिए। और अगर आता है कि
डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो तो आराम से ये सब रीजन आप लिख देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अमूमन पूछे ही जाते हैं बोर्ड में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के तो तमाम फायदे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं, और इन्हीं कमियों के कारण इसको अपोज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। वो कमियां यहां पर दिया गया है। पहला क्या है? दीज अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर एंड लीड टू एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वर कह लीजिए या डैम्स कह लीजिए। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट ने क्या किया भाई? एक रिवर के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया। देखो भाई, एक माउंटेन से रिवर निकला और निकलकर जाकर जो है वो सी से समुद्र से मिल गया। नेचुरली फ्लो हो रहा था, ऐसे निकला आराम से ठुमुक 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 करते हुए जाकर सी से समुद्र से मिल जाता था। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया कि यहाँ पर डैम बना दिया, यहाँ पर डैम बना दिया। अब डैम बनाने का रिजल्ट ये हुआ कि जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन डैम्स के पहले बहुत ज़्यादा होने लगा। सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो जो रिवर वाटर जो माउंटेन से निकलता है, तो जिस पत्थरों से टकराता है, उस पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अपने साथ तोड़ देता है, उसको सेडिमेंट कहते हैं। बाद में जब रिवर वाटर का स्पीड स्लो होता है तो वो जो सेडिमेंट है वो कहीं पर डिपॉजिट होने लगता है, उस प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो पहले तो सभी जगह सेडिमेंटेशन होता था, लेकिन आपने जब डैम बना दिया तो डैम के पहले सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। सारा सेडिमेंटेशन डैम्स के पहले हो रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। वो जो सेडिमेंटेशन होता था, तो सेडिमेंटेशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी सारे रीजन में जहाँ भी रिवर वाटर का फ्लो हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। लेकिन आपने तो उसको डिस्टर्ब कर दिया। लोग विद्रोह करे कि भाई आपने क्यों ऐसा किया। तो पहला रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन की अगर चर्चा कर लिया जाए तो डैम्स आल्सो डिवाइड द रिवर। डैम्स ने क्या किया? रिवर को डिवाइड कर दिया। रिवर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पहले रिवर तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब जो है डैम्स के कारण रिवर डिवाइड हो चुके हैं, और जिसके कारण डिफ़िकल्टी हो रहा है एक्वेटिक फौना को, जलीय जीव को, जो जीव पानी में रह रहा है उनको दिक्कत हो रहा है माइग्रेट करने में। पहले जलीय जीव आराम से यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ आते थे, जाते थे, मौज मस्ती करते थे, माइग्रेट करते थे। अब माइग्रेट नहीं कर पा रहे भाई, या एक खास रीजन में जो फंस के उनको खास रीजन में यहीं रहना है, जो खास रीजन में यहाँ फंस के उनको यहीं पर रहना है। और खास कर दिक्कत आ रहा है किसमें? स्पॉनिंग में। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? ले एग, अंडा देना। जो मछलियाँ अंडा देती है उस प्रोसेस को हम लोग स्पॉनिंग कहते हैं। पहले माइग्रेट करते थे, दूर दराज जगहों पर जाते थे, अंडा देकर चले आते थे, और फिर उनके बच्चे बड़े होते थे और पूरे रिवर में वो भी जस्ट माइग्रेट करते थे। लेकिन अब उनको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, स्पॉनिंग में दिक्कत हो रहा है, अंडा को देने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एक बार सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन की अगर बात कर लिया जाए तो थर्ड रीजन में क्या है? रिजर्वर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। मान लो कि एक जो डैम है, एक जो बांध है, वैसे रीजन में बनाया गया है जिस रीजन में फ्लड आता है, बाढ़ आता है, अमूमन हर साल बाढ़ आता है। वहाँ आपने डैम बना दिया, वहाँ आपने बांध बना दिया, ठीक है। उधर से पानी आया, और पानी आने के बाद चूँकि बाढ़ आता था तो पानी का फ्लो ज़्यादा था, और पानी आया, पानी का लेवल धीरे 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 राइज होने लगा। अब आसपास जो भी पेड़ पौधे थे डूब गए, आसपास जो भी सॉइल था वो सब क्या हुआ? डूब गया। अब सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई, पानी में जो है पेड़ पौधे डूब के मर गए। भाई 4 महीना जो पेड़ है, पेड़ को पानी के अंदर डाल दीजिएगा, उसको तो सनरे चाहिए ना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए। सारा जो है पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे खराब हो गए भाई, वो भी दिक्कत हो रही है। लार्ज रिवर प्रोजेक्ट काउज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। जो आसपास जो लोकल लोग रहते थे उनको उसको भी मार मार के भगा दिया गया। मतलब भागो 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 भागो, नहीं तो भाई जो है से बहुत मार मारेंगे। आसपास जो लोकल कम्युनिटी रहते थे उनको भी भगा दिया गया कि चलो भाई यहाँ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बनाना है। ये कोई बात हुआ?
उसको जब घर दीजिएगा ना तो घर भी नहीं दे रहे हो, ज़मीन भी नहीं दे रहे हो, कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, सरकार पैसा नहीं दे रहा, तो ये सब तो लोग तो विरोध करेंगे। उनका भाई लाइवलीहुड, उनका आपने जीवन निर्वाह, जीवन जीने की जो तरीका था उसको डिस्टर्ब कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनके कल्चर को बर्बाद कर दिया। क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल विद्रोह करेंगे। डैम्स हैव आल्सो क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल वांटिंग डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। अब जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग जो है रिवर वाटर का यूज भी अलग अलग पर्पज से करना चाहते। जो किसान है वो कहते हैं कि भाई इरिगेशन के लिए हमको पानी चाहिए। जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कह रहा है नहीं भाई उसका जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। जो शहरी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई चलो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पानी को सप्लाई करो। लोग आपस में लड़ ले रहे हैं भाई कि पानी का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज से करना चाहिए। दीज प्रोजेक्ट हैव इंक्रीज द अर्थक्वेक। इसके कारण यहाँ पर जो वेट है, पानी बहुत ज़्यादा हुआ ना तो वेट भी भाई बढ़ गया। इसके कारण भाई आसपास वाले रीजन में अर्थक्वेक भी आने लगा, भूकंप भी आने लगा, पृथ्वी भी हिलने लगा। काउज वाटर बोर्न डिजीज, यहाँ पर पानी से होने वाली बीमारियाँ भी होने लगी। ठीक है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी होने लगा। और ये सब क्यों हो रहा? ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। वाटर का यूज बढ़ चुका है। तो ये सब कमियां हैं, ये सब लिमिटेशन है। किसके लिमिटेशन है? तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का। और अगर कमियां हैं तो लोग विद्रोह करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और कुछ प्रोटेस्ट की यहाँ पर 2 प्रोटेस्ट की चर्चा की गई है। पहला प्रोटेस्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। और सेकंड क्या है? टिहरी डैम आंदोलन। नर्मदा रिवर आप जानते ही हो कि गुजरात वाले रीजन से क्रॉस करता है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि नर्मदा को बचाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा रिवर को बचाने के लिए शुरू किया गया है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, ट्राइबल लोगों को इकट्ठा कर रहा है, फार्मर को इकट्ठा कर रहा है, इन्वायरमेंटलिस्ट को इकट्ठा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को इकट्ठा कर रहा है कि भाई आइए आप लोग, सभी लोग आइए। सबको बता रहा है कि देखिए इस मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के कारण क्या क्या समस्या हो रहा है, आप लोग अपना आवाज़ बुलंद करिए। सबको इकट्ठा कर लिया गया। ये जो आंदोलन है किसके अगेंस्ट है? सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट है, जो किस पर बनाया जा रहा था? नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था। कहाँ पर बनाया जा रहा था? गुजरात में बनाया जा रहा था। जब गुजरात में सरदार सरोवर डैम बन रहा है नर्मदा रिवर पर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। सभी लोगों को गैदर किया गया। ठीक है, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली फोकस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इशू पर, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्या थी उस पर फोकस किए। जैसे कि भाई पानी के कारण जो ट्रीज, जो पेड़ पौधे हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। लेकिन बाद में, भले शुरुआती दौर में तो ये बात बोला गया, लेकिन बाद में बोला गया कि देखिए भाई लोगों को डिस्प्लेस करना किया जा रहा है, सरकार जो है लोगों को मार मार के भगा रहा है, गरीब लोगों को, तो भाई अच्छी बात नहीं है। तो ये मैटर भी फिर उठाए गए। पहले तो बोला गया कि चलो भाई इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, लेकिन बाद में जब बनने लगा, लोगों को जब भगाया जाने लगा, तो फिर उसकी भी मैटर हुई। उस मैटर को भी उठाया गया कि नहीं भाई ये भी एक गलत बात है। तो ये हो गया सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट जो आंदोलन चलाया जा रहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये हो गया। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आइए, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पर है? तो टिहरी डैम उत्तराखंड में है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है। ये भी एक तरह का सोशल मूवमेंट है, सामाजिक मूवमेंट है, स्टार्टेड ड्यू टू मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन टिहरी डैम प्रोजेक्ट ऑन भागीरथी। भागीरथी रिवर पर जब टिहरी डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था, हटाया जा रहा था। तब इस आंदोलन की शुरुआत होती है। लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि नहीं भाई, आप लोगों को यूं ही भगा नहीं सकते हैं, आप लोगों को यूं ही हटा नहीं सकते हैं। ओके, तो इस 2 आंदोलन को ब्रीफ में याद रखना है, शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पार्ट 3 है, उसके बाद चैप्टर द एंड हो जाएगा। हेलो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर के फाइनल पार्ट की ओर मूव करते हैं। और इस फाइनल पार्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द ब्रीफ फॉर्म।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंट्रो करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, उसके बाद भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड क्या है, व्हाट आर द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। देन एक खास तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आज के समय में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, और उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसको हम लोग थोड़ा बहुत इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये फाइनल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा। ओके, तो ये रहा टॉपिक जो हम लोगों को इस फाइनल पार्ट में या पार्ट 3 में डिस्कस करना है। ओके, तब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो तो लाइक शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई, ये रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हो? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बारिश के पानी को कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग। बारिश हुई, उस बारिश के पानी को कलेक्ट कर लेंगे बर्तन में या बकेट में, बाल्टी में, या गड्ढा खोदकर उस बारिश के पानी को बचा लेंगे, या तालाब में, या और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को बचाना ही, कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ड्यू टू डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में बहुत डिसएडवांटेज था, इस कारण से लोगों को लगने लगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कमियां नहीं है, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बारिश का पानी तो हो रहा है, वो तो होगा, इस पर तो कंट्रोल नहीं है, बस हम लोगों को क्या करना है? बचा लेना है, सिर्फ एडवांटेज ही, और जो बचा कर उसको यूज करना है। ठीक है, हालांकि एक बात और याद रखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वैसे रीजन में होता है जहां पर बारिश कम होता है। जहां पर बारिश ज़्यादा हो रहा है वहां पर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश पहले ही ज़्यादा हो रहा है और पानी को और बचाइएगा तो बाढ़ आ जाएगा और फिर बाढ़ में आप दह जाइएगा। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वैसे रीजन में किया जाता है जहाँ पर बारिश, रेनफॉल बहुत कम होता है। ओके, उसके बाद है कि लोगों का जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन रहा है, लोगों के पास नॉलेज रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एंशियंट टाइम से, क्योंकि लोगों को एक डेप्थ नॉलेज हुआ करता था पहले भी और आज भी। पहले भी लोगों को पता होता था कि किस मौसम में बारिश होगा, तो आज भी लोगों को पता होता है कि कब बारिश होगी, तो लोगों का एक डेप्थ नॉलेज हुआ करता था बारिश को लेकर, सॉइल को लेकर। सो लोगों ने कई सारे टेक्निक को डेवलप किया ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए, ग्राउंड वाटर को कलेक्ट किया जाए, रिवर वाटर जो नदी में पानी जो फ्लो हो रहा उसको बचाया जाए, और फ्लड वाटर जो बाढ़ का पानी है उसको जो है ऐसे कि मतलब कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। लोगों ने कई सारे तरीकों को इन्वेंट किया, कई सारे तरीकों को डेवलप किया। ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि बारिश के पानी को जो है छत से जो है ऐसे कि लाइक कंजर्व किया जा रहा है टैंक में, उसके बाद उसको डोमेस्टिक पर्पस से यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि बारिश के पानी को खेतों में ही जो है ऐसे कि बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, गड्ढा खोद दिया गया है और उन गड्ढों में पानी वहाँ पर स्टोर हो गया है, जो बाद में इसको यूज किया जाएगा जब ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या हुआ? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड क्या है, भारत में किन किन तरीक़ों से बारिश के पानी को सेव किया जाता था, उन तरीक़ों की अगर बात कर लिया जाए तो फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है? गूल्स और कूल्स। फर्स्ट मेथड क्या है? गूल्स और कूल्स है। बोला गया कि इन द हिली एंड माउंटेनस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालय, इन द हिली एंड, चलो भाई एक रफ में इंडिया का मैप बनाते हैं। मैप थोड़ा ज़्यादा सही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका पूरा हिमालय हो गया, और ये हिमालय का वेस्टर्न पार्ट हो गया। बोला गया कि वेस्टर्न हिमालय का हिली रीजन और माउंटेनस रीजन में लोगों ने
डाइवर्जन चैनल बनाया था, जिसको वहाँ पर गूल और कुल के नाम से जाना जाता था। और इसका यूज, जो पानी वहाँ पर स्टोर होता था, उस पानी का यूज एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए करते थे। ए है गूल और ए है कुल। ए है गूल, दिस इज गूल एंड दिस इज कुल। देख रहे हो ना, ये सर्कुलर है, गोलाकार है, और ये क्या है, ये मतलब लाइक एक छोटा सा कैनाल टाइप है, छोटा सा जो नहर होता है उस तरह का है। तो बारिश होगा तो अब इसमें पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बारिश होगा तो इसमें भी पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर जब खेती करना होगा तो वहाँ से पानी को जो है ऐसे कि निकाल कर खेतों में ले जाया जाएगा और फिर आराम से सिंचाई किया जाएगा और खेती किया जाएगा। तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड गूल्स और कुल्स का है। फर्स्ट मेथड गूल्स और कुल्स का है। सेकंड मेथड की अगर बात कर लिया जाए तो सेकंड मेथड इनंडेंस चैनल। इनंडेंस चैनल देखिए, बंगाल के हुआ बंगाल वाला रीजन, बंगाल के जो फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आता है, फ्लड प्लेन वाले रीजन में लोगों ने क्या किया है, इनंडेंस चैनल बनाया है। और यहाँ भी जो इनंडेंस चैनल बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए यहाँ भी एक चैनल बनाया गया है जिसको इनंडेंस चैनल बोला गया है। ये रहा इनंडेंस चैनल, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि पानी को स्टोर किया गया है और इससे छोड़ा जाएगा और फिर खेतों में, इसके थ्रू पानी खेतों में चल जाएगा और फिर आराम से खेती किया जाएगा। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इनंडेंस चैनल का है। ओके, अब थर्ड मेथड की बात कर लिया जाए तो थर्ड मेथड में खादीन एंड जोहान आता है। थर्ड मेथड में खादीन और जोहान आता है और इसमें बोला गया कि इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पर वैसे फील्ड, वैसे खेत जहाँ पर खेती की जाती है, उस खेत को ही कन्वर्ट कर दिया जा रहा है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। देखिए एक खेत है, इस खेत में क्या कर दिया गया, यहाँ पर मेड़ बना दिया गया। अब जब बारिश होगा तो बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। इसी को खादीन और जोहान बोला गया है। जैसलमेर में इसको खादीन के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के दूसरे रीजन में इसको जोहान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड खादीन और जोहान का है, जो राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये मेथड फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि खेत को ही रेन फेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, खेत में ही बारिश के पानी को जमा कर दिया जाता है खेती के लिए। ओके, ठीक। फोर्थ मेथड की बात कर लिया जाए तो फोर्थ मेथड हमारा बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये जो सिस्टम है पिछले 200 सालों से मेघालय में फॉलो किया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मेघालय में इस मेथड को फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम में जो वाटर है, वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम एंड अ स्प्रिंग इन द हिल्स गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड बाय यूजिंग बम्बू, ठीक है। मतलब वो भी तो थोड़ा बहुत हिली एरिया ही है। तो हिली एरिया में जहाँ पर पानी का सोर्स रहता है, मान लो कि यहाँ पर पानी का सोर्स है, तो इस पानी के सोर्स को, ये तो पानी है तो पानी तो अपने हिसाब से बह रहा है, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को खेती यहाँ पर करना है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से इस पानी के सोर्स से पूरा बम्बू, बांस को लगा देगा। देखिए बांस को लगा देगा और इस बांस में क्या करेगा, अंदर अंदर होल कर देगा और इस बांस से पानी धीरे 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 वो उस खेत तक चला जाएगा जिस खेत में खेती करना है, और वहाँ पर उस खेत में पानी आ गया और फिर वो लोग वहाँ पर खेती करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 फोर्थ मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ओके, ये तो हो गए। इसके अलावा अब हम लोगों को लास्ट वन पढ़ना है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलो अब उसको देख लेते हैं। या दिस इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डू यू नो अबाउट दिस वन? If you don't know about this one, don't worry about this one because I am here to clear about this one.
देन लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट दिस वन। चलिए देखते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रूफ मतलब छत, छत के टॉप वाले पोर्शन का यूज करते हुए बारिश के पानी को गैदर करना है, कलेक्ट करना है, जमा करना है। कैसे, आखिर हम लोग कैसे छत के टॉप वाले पोर्शन का यूज करते हुए बारिश के पानी को जमा कर सकते हैं? तो जो छत का डिजाइन है, छत का डिजाइन इस तरह से बनाना है कि किसी एक कोने में ढलान ज़्यादा हो, किसी एक कोने में ढलान ज़्यादा हो, ताकि जब बारिश हो तब बारिश में जो भी पानी आए हैं सारा पानी जो है मूव कर कर उस कोने की तरफ चला जाए। फिर उस कोने को हम लोग क्या करेंगे, उस कोने को एक पाइप के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। उस कोने को पाइप के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड में एक बहुत बड़ा टंकी बना कर रखेंगे, एक बहुत बड़ा टंका बना कर रखेंगे, ताकि बारिश के पानी छत पर आएगा और छत में आने के बाद यहाँ से मूव करते हुए वो पाइप में जाएगा और पाइप में नीचे आएगा तो एक टंकी में स्टोर हो जाएगा। अब आपके पास बारिश के पानी जो है टंकी में स्टोर हो चुका है और जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा तब आपके पास पानी की समस्या हो सकती है। तब उस सीजन में, ड्राई सीजन में, आप उस टंकी के पानी का यूज कर सकते हो पीने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए। ओके, और इस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस मेथड को मेनली प्रैक्टिस सेमी एरिड और जो एरिड रीजन है राजस्थान का, वहाँ पर इसको मेनली फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पर भी पार्टिकुलरली बीकानेर में, फलौदी में, भरमार में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, मेथड में क्या क्या किया जाता है वो सब चीज़ें तो यहाँ पर आप लोगों को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ये जो रेन वाटर है, जो बारिश के पानी है, जो टंकी में स्टोर हुआ है राजस्थान में, इस पानी को वहाँ पर पलार पानी कहा जाता है और पलार का मतलब प्योर होता है। और प्योर वाटर, जो बारिश के पानी है, जो रेन वाटर है, रेन वाटर को प्योर वाटर ही कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ पर पलार पानी कहा जा रहा है, पलार का मतलब प्योर ही होता है। इसका यूज तब करिएगा जब समर सीजन में जो सारे जो वाटर के सोर्स है वो सोर्स क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको क्लियर है। लास्ट है कि एडवांटेज क्या है रेन वाटर, ओवरऑल जो रेन वाटर हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा, उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एडवांटेज क्या, तो सिर्फ तो एडवांटेज ही है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट वाला तो यहाँ कहानी नहीं है कि इसमें बहुत सारा कमियाँ है, सिर्फ और सिर्फ इसका एडवांटेज ही है। ये कंसीडर किया जाता है, रेन वाटर को कंसीडर किया जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर और मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी है। जो आप पानी पी रहे हो उसका मेजर सोर्स भी है। बारिश के पानी को पहले लोग तो क्या करते थे, बारिश के पानी को जमा करते थे जहाँ पर बारिश कम होता था और उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका यूज आप एग्रीकल्चरल पर्पस से भी कर सकते हो। आज भी हमारे देश में जो खेती होती है वो खेती मेनली किस पे डिपेंडेंट होता है, मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है। नॉर्दर्न इंडिया का जो ज़्यादातर जो खेती है 90% जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेनफॉल। ओके, वाटर स्टोर अंडर द ग्राउंड इन टंका हेल्प्स इन कूलिंग बेसमेंट। देखिए भाई, अगर वहाँ पर अगर पानी को स्टोर किया जा रहा है राजस्थान में, टंका में स्टोर किया जा रहा है, अगर टंका के बगल में ही एक रूम बना लिया जाएगा तो रूम का जो बेसमेंट वाला एरिया होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कूल एंड काम होगा, नेचुरल एसी का काम करेगा। बिल्कुल आपको एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टंका बना हुआ है, टंका के बगल वाले रूम में आप सो रहे हो, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, क्योंकि एकदम बिल्कुल ओरिजिन है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, गर्मी में एकदम कूलम काल है। इट हेल्प्स इन मीटिंग आवर ग्रोइंग वाटर डिमांड, जो हमारा डिमांड, जो वाटर का डिमांड जो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, वो डिमांड भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरा हो जा रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, हमारे देश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली एडॉप्ट किया जा रहा है, लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए, इसके साथ साथ कंजर्व बचाने के लिए। ये बहुत अच्छा, दैट्स अ वेरी 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 गुड मेथड दैट वी शुड यूज इन आवर कंट्री।
जहाँ भी वाटर स्कार्सिटी हमारे देश में हो रहा है वहाँ पर इस मेथड को 100% फॉलो करना चाहिए। ओके, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है गेंडाथूर में। गेंडाथूर जो कि मैसूर का एक बैकवर्ड रीजन है, कर्नाटका में है मैसूर। वहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन देखिए कितना है, 1000 mm है, ठीक है, 1000 mm है। तब वहाँ पर हर एक हाउस में जितने भी घर हैं वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम को जो है वहाँ पर हर एक हाउस में, हर एक घर में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, और यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, अभी भी अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक को अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।